सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की, जहां एनएचएम कर्मचारियों का सचिवालय कूच है। कम वेतन की कमी को दूर करने की मांग लगातार की जा रही है। संविदा व्यवस्था को खत्म करने की भी मांग उठाई जा रही है। नियमितीकरण और नियतीकरण की मांग की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर लगातार एनएचएम के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मांगों को लेकर, और इसी क्रम में उन्होंने सचिवालय कूच किया है। कम वेतन की कमी को दूर करने की मांग यहां पर की जा रही है। इसी के साथ साथ संविदा व्यवस्था को खत्म करने की मांग है, साथ ही साथ मांग है नियमितीकरण और नियतीकरण की। और हिमांशु गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे एनएचएम कर्मचारी जिन्होंने सचिवालय कूच किया है, क्या उनकी मांगे हैं? जी बिल्कुल दिव्या, प्रदेश भर से आज एनएचएम कर्मचारी जो है वो देहरादून पहुंचे हैं और यहाँ पर सचिवालय में उन्होंने कूच किया है। जो प्रमुख मांगे उनके हैं, एक तो संविदा व्यवस्था को खत्म किया जाए, दूसरा 20 साल से अधिक संविदा कर्मचारी जो है उनका नियमितीकरण किया जाए। इसी के साथ ही अल्प वेतन की जो मांग है, समस्या है, उसको दूर किया जाए। एक समान वेतन की मांग यहाँ पर की गई है और कहीं न कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर, और क्योंकि एनएचएम कर्मचारी एक महत्वपूर्ण भूमिका राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में उठाते हैं, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एनएचएम कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन तमाम मांगों को लेकर आज यहाँ पर सचिवालय कूच एनएचएम कर्मचारियों ने किया है। यहाँ पर प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर एनएचएम कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया है? पुलिस व्यवस्था क्या देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही महिला पुलिस बल अधिक मात्रा में तैनात किया गया है, पुरुष पुलिस बल की तैनाती है, और बैरिकेडिंग को 3 या 4 लेयर में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। क्योंकि आज राजधानी देहरादून की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आक्रोश कहीं न कहीं तमाम संगठनों में है, क्योंकि इसके बाद तुरंत ही छात्र संगठनों का भी यहाँ सचिवालय घेराव है। तो इसको लेकर पूरे शहर में इस समय सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि एक तरफ छात्र संगठन उग्र हैं और दूसरी तरफ एनएचएम कर्मचारियों का ये आंदोलन है। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए हिमांशु। तो एनएचएम कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदेश भर से एनएचएम कार्यकर्ता कर्मचारी जो हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनकी कई मांगे हैं, जिनमें संविदा व्यवस्था को खत्म करने की एक प्रमुख मांग है। इसके साथ ही साथ नियमितीकरण की ये मांग कर रहे हैं और समान वेतन की ये मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो कम वेतन है उसकी समस्या को दूर करने की भी मांग की गई है यहाँ पर, जिसे लेकर सचिवालय कूच किया गया है। और आप देख सकते हैं पुलिस व्यवस्था भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, और महिला हो चाहे पुरुष कर्मचारी हो यहाँ पर मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर। तो एनएचएम के कर्मचारियों का हल्ला बोल आज है, सचिवालय कूच उन्होंने किया है। बहुत जरूरी है। बढ़ते आगे, सतर्कता अधिष्ठान निदेशालय की तरफ से आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के प्रशिक्षण शिविर का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के अंदर जीरो टॉलरेंस की दिशा सरकार का काम कर रही है, और जिसे सशक्त करने में सतर्कता विभाग अहम भूमिका निभा रही है। विभाग की कार्यप्रणाली को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। देखिए, ये इसके पीछे हेतु है कि राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है, और हमारा ये पूरा संस्थान राज्य के अंदर हर जगह पारदर्शिता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 66 ट्रैप के केस में इसमें 75 से ज़्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। इसको हम और प्रभावी बनाएंगे। राज्य के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो। उसके लिए इसको सशक्त बनाने में हम लोग
शासन की तरफ से भी हमने कहा है कि जो भी यहाँ पर इस ढांचे को और मजबूत करने के लिए आवश्यकता करेंगे। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव को लेकर मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर सचिवालय घेराव का ऐलान किया है। कांग्रेस मुख्यालय में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नीति छात्र और शिक्षक विरोधी है, इसलिए राज्य सरकार नहीं चाहती है कि कोई छात्र संगठन या छात्र नेता आगे आकर उनके खिलाफ आवाज उठाए। उन्होंने बताया कि आज एनएसयूआई छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर सचिवालय का घेराव करेगी। जो कोर्ट के डिसीजन आया उसका परीक्षण करेंगे, उसके बाद कुछ फैसला लेंगे। तो ये तमाम जो छात्रों को गुमराह करने का भाजपा और एबीवीपी जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमने पर्दाफाश करा है कि जो कोर्ट में पीआईएल थी वो भाजपा के आईटी सेल के जिला संयोजक हैं महिपाल सिंह, उनके द्वारा ही पीआईएल दाखिल की गई। उसके बाद ये अब सरकार को जब दिखा कि छात्र नेता छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें अपने बचाव के लिए वो एक बयान जारी कर रहे हैं कि हम परीक्षण करेंगे। मगर जबकि कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आदेश जो शासनादेश सरकार ने पारित किया है 24 अप्रैल का, उसके बिहाफ में चुनाव नहीं हो सकते हैं। मगर शासनादेश सरकार के हाथ में होता है, सरकार चाहे तो शासनादेश को आगे बढ़ा सकती है। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लगातार छात्र संघ चुनाव न कराने को लेकर बवाल हो रहा है, सियासी घमासान भी मचा हुआ है। ऐसे में एनएसयूआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल दिव्या, क्योंकि सरकार ने इस वर्ष छात्र संघ चुनाव जो है वो टाल दिए हैं। सरकार का स्पष्ट रूप से कहना है कि छात्र संघ चुनाव कराना अब सरकार के हाथों में नहीं है, क्योंकि सरकार ने 23 जनवरी 2024 को एक अध्यादेश पारित किया था और जिसके तहत 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव जो है वो संपन्न होने थे। लेकिन छात्र संघ चुनाव की अब समयावधि बीत गई है और उसको लेकर सरकार के हाथों में अब छात्र संघ चुनाव कराना नहीं है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इससे बाधित हो रही है। और उसको लेकर एनएसयूआई लगातार सरकार का घेराव कर रही है। एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका ये मांग है कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, छात्र संघ चुनाव को बहाल सरकार करे। और क्योंकि सरकार अपना शासन आदेश आगे बढ़ा सकती है और ऐसे में छात्र संघ चुनाव कराना जरूरी है। जब सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को करा सकती है तो ऐसे में छात्र संघ चुनाव पर आखिर सरकार क्यों काम चलाई कर रही है? अच्छा, यहाँ पर शासनादेश का हवाला दिया गया था और ये कहा गया था कि महाविद्यालयों ने वो शासनादेश नहीं माना और अब सरकार चुनाव कराने में सक्षम नहीं है। ऐसे में कोई वजह सामने आई है कि महाविद्यालयों ने शासनादेश का पालन क्यों नहीं किया? जी बिल्कुल है, जो महाविद्यालय हैं उन्होंने तमाम हवाले दिए हैं, चाहे प्रवेश प्रक्रिया का हवाला हो, चाहे असाइनमेंट हो, परीक्षा हो, सेमेस्टर परीक्षा हो, तमाम व्यवस्थाओं का हवाला महाविद्यालय की ओर से दिया गया है। और क्योंकि गढ़वाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अधिकांश कॉलेज जो है हेमवती नंदन भोगड़ा जो केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय है उससे संबंधित है। और क्योंकि गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होनी थी, टिहरी, पौड़ी, चौरास और बिरला कैंपस में जो है छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया संपन्न सबसे पहले होनी थी, तो वो भी एक कारण बताया जा रहा है कि जिसके चलते छात्र संघ चुनाव में विलंब हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी के लिए। देश के पहले ऋतु प्रवासी पर्यटन ग्राम माणामणि भद्रपुर में भीम पुल के पास मां सरस्वती के मंदिर के भव्य निर्माण के बाद इसी पौराणिक स्वर्गारोहिणी मार्ग पर 5 भाई पांडवों की बेहतरीन नक्काशी युक्त मूर्तियों की स्थापना की गई है, जो माणा भीम पुल सरस्वती मंदिर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है। वसुधारा स्वर्गारोहिणी मार्ग पर स्थापित 5 भाई पांडवों की द्रौपदी और एक श्वान के साथ लगी कुल 7 मूर्तियां बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के पश्चात माणा भीम पुल, व्यास गुफा, सत्यपथ, संतोपंथ, स्वर्गारोहिणी, वसुधारा पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष आध्यात्मिक शांति की अनुभूति प्रदान कर रही है। इसकी एक झलक देखने से ही द्वापर युग में पांडवों द्वारा महाभारत के युद्ध के बाद इसी मार्ग से स्वर्गारोहिणी यात्रा करने का वृतांत जेहन में आ रहा है। बढ़ते आगे, चमोली के गोपेश्वर स्टेडियम के टेबल टेनिस खेल
हॉल में जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन की ओर से आयोजित वार्षिक टेबल टेनिस खेल प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। साल 2024 में ज्योतिर्मठ के टीटी खिलाड़ियों का दबदबा बरकरार रहा। टीटी प्रतियोगिता के सभी वर्गों में ज्योतिर्मठ टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर अधिकतर मेडल को अपने नाम किया। वहीं गोपेश्वर में अपना दमखम दिखाने के बाद अब टेबल टेनिस टीम वापस ज्योतिर्मठ पहुंच गई, जो अब राज्य स्तरीय टीटी में जिले का नाम रोशन करेंगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत का ये पूरा मामला है। परिजनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा परिवार वालों को दिया है। परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर मोहित पांडे नाम के एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, जिसके बाद अब उनके परिजन जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे। उनकी मुलाकात उनसे हुई और सीएम ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा परिवारजनों को दिया है। साथ ही साथ परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई है। तो ये मोहित पांडे का परिवार है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचा और इस दौरान उन्होंने मांग की है दोषियों पर कार्रवाई करने की। और इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन भी उन्हें दिया है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी परिवारजनों को दी गई है। और अब बात करेंगे चित्रकूट से बड़ी खबर की, जहां बच्चे के रोने पर पिता बना शैतान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को आग लगा दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। जांच पड़ताल इस मामले की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चित्रकूट से, जहां पर बच्चे के रोने पर एक पिता हैवान बन गया और हैवानियत दिखाते हुए उसने 5 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद खुद को भी उसने आग के हवाले कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, जो प्रायः अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता है। बीती रात भी उसने परिवार में झगड़ा किया अपनी पत्नी से और लगभग 3 बजे के आसपास उसने कुल्हाड़ी से अपने 5 वर्षीय पुत्र को काट दिया। इसके बाद उसने घर के एक कोठरी में आग भी लगाई और अपने दूसरे कमरे में बंद हो गया। परिजनों की सूचना पे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। तत्काल जा कर के और हिकमत अमली से पहले उसे बंद कमरे से पुलिस ने पकड़ा। जो कमरे में आग लगाया था वो आग गाँव वालों ने पानी डाल के बुझा ली थी और फिर हमारी फोरेंसिक टीम भी वहां गई, जो प्रायः। और रणदीप पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रणदीप, क्या जानकारी है पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके पास? रात में बच्चा रो रहा था तो उसके पिताजी विक्षिप्त थे। उन्होंने गुस्से में उसके बच्चे को कुल्हाड़ी से काट दिया, जिससे उसको मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने खुद ही बंद कमरे में आग लगा दी। इसके बाद गाँव वालों ने सूचना दी और आग बुझाई। मौके पर पुलिस पहुंच के उचित कार्रवाई कर रही है। जी, यहाँ पर जो परिवारजन हैं उनका क्या हाल है? उनका हाल रो रो के बेहाल है। माँ बहुत दुखी है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए रणदीप। रामपुर में खनन को लेकर लगातार प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है। इसी क्रम में रामपुर डीएम और एसपी ने खनन चेक पोस्टों का निरीक्षण किया, जहां योगी सरकार और रामपुर डीएम की नीतियों की कोशिश से 9वें महीने में ही 14 करोड़ से ज्यादा खनन रेवेन्यू का टारगेट पूरा किया गया। आपको बता दें कि खनन रेवेन्यू में 120% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और 9वें महीने में ही खनन रेवेन्यू का टारगेट 38 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ पहुंच गया है।
है कि हमारे जनपद में लगभग 16 जगह पर टीम एक्टिव है, खनन चौकियों पर टीम एक्टिव है। जो हमारे यहाँ पर वैध रूप से जो ट्रक निकलते हैं उसकी रेगुलर हम लोग चेकिंग करते हैं, क्या वो उनमें वैध रॉयल्टी है या ओवरलोडिंग तो नहीं है। उसी का औचक निरीक्षण आज रात को मेरे और कप्तान महोदय के साथ हमारे एडीएम एफआर साहब, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम जो भी तहसीलें थी उसमें हम लोगों ने आज मसवासी, दड़ियाल पॉइंट और मानपुर त्राहा और फौज चौकी का औचक निरीक्षण रात को 3 बजे किया। रामपुर से खबर है जहां पर डीएम और एसपी ने खनन चेक पोस्ट का निरीक्षण किया है और योगी सरकार और रामपुर डीएम की नीतियों की कोशिश की वजह से ही 9वें महीने में 14 करोड़ से ज़्यादा का खनन रेवेन्यू जो टारगेट में रखा गया था वो पूरा कर लिया गया है और खनन रेवेन्यू में 120% से ज़्यादा की बढ़ोतरी मापी गई है और 9वें महीने में ही खनन रेवेन्यू का टारगेट 38 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी कि खनन से जो रेवेन्यू प्राप्त होता था उसका अब अमाउंट जो है वो बढ़ चुका है। अच्छा खासा रेवेन्यू जो है यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के महिला थाने में काउंसलिंग के लिए आए बुजुर्ग दंपत्ति में पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आपको बता दें कि एक बुजुर्ग महिला ने अपने पति के खिलाफ मारपीट करने और महीने का खर्च न देने की शिकायत की थी, जिसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति को काउंसलिंग के लिए महिला थाने में बुलाया गया था, जहां काउंसलिंग के बाद पति की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आदमी को ब्रॉड डेड लाई थी पुलिस महिला थाने से, ठीक है, तो उसको देखा, चेक करा, उसमें कुछ सांसें चल नहीं रही थी, मृत अवस्था में था। उसके साथ उनकी घरवाली है। अच्छा, पुलिस गाड़ी में लाई थी, कैसे लाई थी? पुलिस गाड़ी में लाई थी। तो कुछ नाम पता लिखवाया नहीं लिखवाया इनका, ये चले गए ऐसे? इनका तो पता है, इनके तो साथ इनके घरवाले हैं। सर वही वाले दिन ताला बंद करके चले गए थे जी। क्या लगते हैं आपके? ये पति लगते हैं जी। तो ताला बंद करके कहाँ चले गए थे? मतलब किराए पर चले गए थे। अच्छा। अभी न पैसा मिला था जी, तो इस पैसे के घमंड में ये निकल गए थे, मुझे खर्च नहीं दे रहे थे जी। फिर आज क्या हुआ? बस आज ये दीवान जी ने उसमें फैसले पर बुला रखे थे जी, और तो मैं भी बुला ली जी। मैं जा रही थी पट्टी करवा, तो फैसला होगा, समझौता होगा था। फिर क्या लगा एप्लीकेशन लिखवा लो, तो मैं एप्लीकेशन लिखवाया तो ना चली गई थी जी। पति द्वारा उनको मारपीट कर घर से निकाल दिया गया है, जिस पर महिला थाना प्रभारी द्वारा काउंसलिंग के लिए आज 26 को इन दोनों पति पत्नी को महिला थाने पर बुलाया गया था, जहां पर पति पत्नी आए थे। पति जिनकी उम्र 75 से 80 वर्ष के आसपास है, इनकी तबीयत खराब हो गई, तो महिला थाना द्वारा इनकी पत्नी के साथ उनको अस्पताल भेजा गया। मुरादाबाद में बीते रविवार को दिल्ली की कंपनी वोट लैब ने 55 लाख रुपए कीमत की लागत से बने ड्रोन शो का आयोजन किया, जिसे भव्य बनाने के लिए नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने पूरी तैयारी की कमान संभाली। इस ड्रोन शो में लगभग 600 ड्रोन का इस्तेमाल कर इतिहास रचा गया, जिसका उत्साह नगरवासियों में भी देखने को मिला और लगभग 20 मिनट तक ये शो चलता रहा। ये 5 लाख दिए जलाने का ये प्रोग्राम था, ये योजना थी। और उसके बाद ये दीपावली का जो दीपोत्सव का पर्व ये प्लान किया गया था। प्रारंभ में ये 5 लाख दिए जलाने का ये प्रोग्राम था, ये योजना थी। और उसके बाद ये भी था कि मुरादाबाद के मुख्य वार्ड्स में मुख्य जगहों पर ये किया जाएगा, पर लोगों की मांग को देखते हुए हर एक वार्ड में इसको फैलाया गया। और अभी जो संख्या अभी तक ज्ञात हुई है 7.5 लाख के करीब दिए जलाए गए। जी सर। दिए मूल रूप से दीपावली के केंद्र बिंदु में होते हैं, जिसका उद्देश्य है प्रकाश फैलाना।
और सिर्फ दिए से ही दीपावली की मूल भावना जाहिर होती है। वैसे तो रोशनी फैलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। विद्युत के आ जाने के बाद से तमाम तरीके की रंगीन रोशनी देने वाले तमाम साधन मौजूद हैं, पर दीपावली का मूल है जो समाज को जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, बेसिकली जो उद्देश्य है कि साफ़ सफाई हो अपने घर में नहीं, आसपास भी,